हाय। फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिज़िक्स पढ़ने आए हैं और स्टैंडर्ड कोशिश करेंगे कि हम लोग आईटी स्टैंडर्ड रखा जाए, आईटी के लेवल का। और शुरुआत करेंगे इनिशियल स्टेजेस से, एकदम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, 12th क्लास के आखिरी चैप्टर तक चले जाएंगे। एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आपको सिर्फ देखना है। और अगर कहीं कोई कमी लग रही हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई ये नहीं बताया गया, ये नहीं इसके बारे में डिस्कस किया गया, तो आप बता दीजिए। उसके हिसाब से कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे तो मैं उसके हिसाब से आई टू द इम्प्रूवमेंट नेसेसरी, जो भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो उस हिसाब से कर दिया जाएगा। और अगर आपको पूरा वीडियो देख के ये लगे कि मैंने आपका टाइम नहीं वेस्ट किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करें। पहला चैप्टर 11th क्लास का, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। तो इसको कुछ हेडिंग्स के अंडर में पढ़ेंगे। क्या क्या हेडिंग्स होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस, उसके यूजेस क्या हैं, एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है, एरर्स इन मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट होती हैं, क्या उसके कैलकुलेशंस हैं, और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हैं, जो वर्नियर कैलिपर्स हो गए, इस तरह से स्क्रू गेज, ये सब क्या है, कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है, और उनके सवाल कैसे करते हैं। तो बात करना शुरू करते हैं बेसिक लेवल पे। तो फिज़िकल वर्ल्ड जो हमारे चारों ओर, जो फिज़िकल वर्ल्ड है, दैट इज़ जो दुनिया हमारे चारों ओर चल रही है, उसको जब ऑब्ज़र्व किया गया तो उसमें पाया गया कि ये कुछ ऐसे फंडामेंटल लॉज हैं जो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं कि होते ही होते हैं हर समय। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो वो नीचे आ जाता है, फिर पानी को ऊपर से फेंकिए तो नीचे आता है, नीचे से कुछ फेंकिए तो थोड़ा देर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। चिड़िया हवा में उड़ती हैं, चीज़ें ग्लाइड कर सकती हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी शुरू की कि ये बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कभी वायलेट नहीं हो रहे हैं। तो इन्हीं को समझने के लिए जब जो आगे बढ़े लोग, उनको फिजिसिस्ट कहा गया, और ये जो ब्रांच बनी ये फिज़िक्स बन गई। फिज़िक्स यही कोशिश कर रही है कि एक ऐसी यूनिवर्सल विंडो बनाई जाए, एक ऐसी समझने का एक ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे कि आप देखें तो आपको सारे लॉज समझ में आने शुरू हों, दुनिया किस तरह से ऑपरेट कर रही है, हर चीज़ दुनिया में ही नहीं, ब्रह्मांड में ही कैसी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। तो अब इसी को समझना है। तो जैसे ही इसको समझने के लिए आप आगे बढ़ें तो कुछ बहुत अजीब सी, फ्रस्ट्रेटिंग सी, सिंपल सी दिक्कतें आनी शुरू होंगी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सी। एकदम इनिशियल समय, मान लीजिए जब कुछ नहीं था फिज़िक्स के नाम पे, कुछ कोई जानता नहीं था, बस सिर्फ ये समझ पा रहे थे कि कुछ चीज़ें हो रही हैं हर तरफ, नियमता हो रही, नियम की तरह हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही, कैसे हो रही हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो अब समझते हैं। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि हम कहना क्या चाहते हैं पूरी बातचीत में। मान लीजिए पापा, मम्मी और बच्चा, 3 लोग हैं, और पापा जो है वो अपने ऑफिस में है, और मम्मी और बच्चा जो है एक फील्ड में है। 10 किलोमीटर दूर पापा का ऑफिस है, वो अपने ऑफिस में है। मम्मी और बच्चा एक फील्ड में है। बच्चे के पास एक बॉल है। बॉल जो है बच्चा उसे ऊपर हवा में फेंकना चाहता है, और पापा जानना चाहते हैं कि वह बच्चे ने क्या किया, कैसा किया। तो मम्मी के पास एक फ़ोन है, पापा के पास भी एक फ़ोन है। मम्मी यहाँ से फ़ोन करके पापा को बताएंगी भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो पापा को पता लग जाएगा। सिंपल सी बात। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। बच्चे ने बॉल ली और हवा में ऊपर फेंक दी। फेंकी, ऊपर फेंकी, जितना भी ऊपर वो फेंक पाया उसने फेंक दी। तो अब पापा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बच्चे को मम्मी ने बताया कि बच्चे ने बॉल हवा में ऊपर फेंकी। तो पापा कहेंगे कितना ऊपर फेंकी। तो अब इस समय जो है वो दिक्कत आएगी, जो आपको जिसके बारे में समझाने की कोशिश हो रही है। मान लीजिए इस समय मैं लेंथ, जिसे आप आज की तारीख में लेंथ कहते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से हटा दूं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिसको कि आप नाप के कहते हैं लेंथ, वो कॉन्सेप्ट ही हटा दूं। ये चीज़, मान ली लेंथ एक टर्म है, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको कि कभी ना कभी निकाला गया, पहले से तो था नहीं। तो ये जब नहीं था उस समय से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। तो लेंथ नाम का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं हटा दूं अभी मम्मी के दिमाग से। तो अब मम्मी इस बात को कैसे डिफाइन करें, ये जो इवेंट हो रहा है सामने, बच्चा बॉल हवा में फेंक रहा है, इस बात को कैसे बताया जाए पापा को। तो मम्मी एक ही जवाब दे सकती है, भाई बहुत ऊपर फेंकी। कितने ऊपर फेंकी? बहुत ऊपर फेंकी। फिर पापा पूछेंगे भाई बता क्यों नहीं, कितना ऊपर फेंकी? तो बताया ना बहुत ऊपर फेंकी।
तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो आपको समझ में आ ही रहा है प्रॉब्लम क्या आ रही है। सेकेंडली जो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करें, क्या ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये फ्रस्ट्रेटिंग बहुत है। एक आदमी अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करे तो दूसरे को उसे बताए कैसे, क्योंकि बताने के लिए कुछ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कॉमन सी बात बताई जाए कि भाई आज की तारीख में आपसे कहा जाए तो आप बड़े आराम से बोल देते हैं 10 मीटर ऊपर फेंकी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मीटर का मतलब जो मुझे मालूम है वही इसको भी मालूम है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। आप मान लिया आपको मालूम है मीटर क्या होता है, आपने कहा 10 मीटर ऊपर फेंकी, वो सामने वाला पूछेगा मीटर क्या होता है, भाई मेरे को तो मालूम ही नहीं, तो कंफ्यूजन फिर होने लग जाएगा। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसको कि हम रिजॉल्व करेंगे, और ये हम जानेंगे कि कैसे रिजॉल्व किया गया था उस समय में। तो इसके लिए जैसे ही ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई लोगों को कि भाई जो पढ़े लिखे लोग थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर वो ऑब्जर्व करके दूसरों को बताने की कोशिश करें तो वो बता ना पाए, या दो पढ़े लिखे लोग आपस में बात करें तो भी वो एक दूसरे को ना बता पाए कि भाई हमने क्या ऑब्जर्व किया और तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो इसी से जो है डेवलपमेंट हुआ पूरी बातचीत का कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और यूनिट्स किन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल इसमें देखा, इसमें आपने उसने बोला हाउ हाई, पापा का सवाल था ना कितना ऊपर। तो अब हाउ हाई वाला जो सवाल है इसका जवाब देने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस चीज़ का, लेंथ का, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? बच्चे के हाथ से जहां बॉल छूटी से लेके जहां बॉल एकदम ऊपर से जाके बस नीचे ही आना शुरू होने वाली है, जितना ऊपर तक बॉल जा पाई। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस हम निकाल लें तो उसको लेंथ कहें, तो ये इवेंट जो है डिफाइन किया जा सकता है आराम से, इफेक्टिवली। तो लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी। इस पूरे एग्जाम्पल में लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी कहा गया है। अब इसी तरह से अगर आप समझें तो भाई मास में भी तो सेम प्रॉब्लम हो सकती थी। एक आदमी कहे कितना वजन उठाया, वो कहेगा इतना वजन उठाया, कहेगा कितना ज़्यादा था वो वजन। तो इसीलिए हमें समझ में आता मास भी ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी अगर सोच पाए तो ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इफेक्टिवली इट्स कंडीशन एंड इवेंट्स अबाउट इट। तो ये लाइन सुन के डरना नहीं है, समझना है इसे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ मोटे आदमी होते हैं, पतले आदमी होते हैं, लंबे आदमी होते हैं, दुबले आदमी होते हैं, इस तरह से। तो फिजिकल क्वांटिटीज भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे कि उसका लेंथ या फिर उसका मास। जैसे एक टायर ले लें तो एक टायर के अंदर कुछ वेलोसिटी हो सकती है, कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी, घूम कैसे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, कुछ डिस्टेंस वो कुछ टाइम में कवर कर सकता है, उसकी कुछ स्पीड हो सकती है, उसकी एनर्जी हो सकती है, उसको थोड़ा हाइट पर रख दिए पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है उसके अंदर। और यही ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही एक टायर की जगह 4 टायर हों एक कार में लगे हों तो ये सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, और इनमें भी अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे एनर्जी इसमें भी संभव है, वेलोसिटी इसमें भी हो सकती है। ठीक है, तो यही बात कही गई है इसमें कि फिजिकल क्वांटिटीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इफेक्टिवली इट्स कंडीशन, यानी कि उसकी अपनी कंडीशन क्या है, एंड द इवेंट्स अबाउट इट, कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे टायर आगे बढ़ रहा है या कार आगे बढ़ रही है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मास चाहिए, रेडियस चाहिए, लेंथ यानी, फिर टाइम चाहिए, कितने टाइम में कितना चल गया। इस तरह से ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट के इवेंट या इवेंट्स को डिफाइन कर सकती है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। तो स्पीड जो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, स्पीड भी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड एक एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। लेकिन स्पीड तो हम भाई बचपन से कैलकुलेशन जानते ही हैं, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। तो हमें यह भी समझ में आ गया स्पीड जो है डिराइव की जा सकती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, डिस्टेंस के लिए तो लेकिन जाके एक्चुअली मेजर करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के बीच में। स्पीड के लिए हम कहते हैं हमें डिस्टेंस बता दो, टाइम बता दो, हम खुद ही निकाल देंगे डिवाइड करके। तो इसीलिए तुरंत ही 2 क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। क्या? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
तो अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो इनका दूसरा नाम होता है बेस क्वांटिटीज़। कई जगह आप लिखा हुआ पाएंगे बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि बेयर मिनिमम एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, बेयर मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कम से कम इतनी तो चाहिए ही चाहिए, कि इतनी तो बेयर मिनिमम इनको बेसिक बनाना पड़ेगा फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट की इवेंट या उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकेंगे। मतलब कि वो एक बॉल के साथ कुछ हो रहा है या कहीं रखी है, इसको डिफाइन अगर करना हो तो बेयर मिनिमम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या कि वैसे तो हम भाई बहुत फिजिकल क्वांटिटीज़, आप इतना आपने नाम सुने, इतने में तो आपको भी समझ में आने लगा फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपको भी बहुत सारी मालूम है। अभी 10th क्लास तक भी आपको भी पता थी। क्या हीट है, हीट भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। फिर मास, टाइम, ये तो सुनी ली, लेंथ, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर भाई ये गैस इतने मोल गैस रखी हुई है, 4 मोल 15 मोल गैस रखी हुई है, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन, स्पीड, एनर्जी, ये सब भी आपको मालूम है। तो कितनों को फंडामेंटल बना दें, कितनों को बेसिक बना दें, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। ऐसे तो अथाह बिल्कुल इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं, तो उन सबको पकड़ के बेसिक बना देंगे? नहीं, फिर तो बातचीत इडियोटिक हो गई थोड़ी। तो अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ चुननी है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कम से कम कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि जिनको कि हम बेसिक बना दें। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, इन्हीं को हम फंडामेंटल बनाएंगे, बाकियों को नहीं बनाएंगे, बाकियों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हीं को बनाएंगे और इनको हम ऐसा बना देंगे कि ये एक्सेसिबल हो जाए सबके लिए और इनवेरिएबल स्टैंडर्ड्स हो जाए, इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं इनवेरिएबल हो जाए और एक्सेसिबल हो जाए। अब देख लेते हैं भाई कि क्या है एक्सेसिबल और इनवेरिएबल। जो है एक्सेसिबल और इनवेरिएबल वाली बात आगे आके की जाएगी, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि बेयर मिनिमम वाली बात पहले क्लियर कर लेते हैं एकदम, कि बेयर मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी होनी चाहिए कोई भी चीज़ इवेंट डिफाइन करने के लिए। तो अब इस पूरी बातचीत से हमारी जितनी बातचीत मैंने की, इसमें आपको इतना तो समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात हो रही है तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्यों? वरना वो स्मॉलेस्ट सेट पहली बात तो बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर, और क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास लेंथ है और टाइम है, तो स्पीड को इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं बेस क्वांटिटीज में। भाई स्पीड तो हम निकाल लेंगे ना लेंथ बटा टाइम करके। तो अगर हम किसी चीज़ को डिराइव कर सकते हैं तो उसको फंडामेंटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हमें समझ में आ गया। फिर और ऑल द क्वांटिटीज, ऑल अदर क्वांटिटीज में भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही बात अभी फिर से कही गई। तो अब बात कर लेते हैं तुरंत ही कि इसके बाद ही बात आ जाएगी कि डिराइव्ड क्या होती हैं। तो भाई डिराइव्ड, इतना ऊपर से जितनी बातचीत की गई उसमें यही समझाया गया कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी मास और सिस्टम दैट आर नॉट फंडामेंटल, लेकिन दे आर एसेंशियल। वो एसेंशियल हैं, ज़रूरत है उनकी। ऐसा नहीं कि वो डिराइव्ड है तो उनकी ज़रूरत कम हो गई है। वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए, और ज़्यादातर उन्हीं का प्रयोग किया जाता है किसी भी इवेंट को डिफाइन करने के लिए। वो लेकिन बेसिक नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, बेस क्वांटिटीज़ नहीं है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं ये तो समझ में आना है। शुरू ही हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन, प्रेशर, फोर्स, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव की जा सकते हैं। तो जब बहुत रिसर्च की गई, समझ बढ़ाई गई कि भाई कितनी क्वांटिटीज़ को आखिरकार बेस क्वांटिटीज़ बनाया जाए, तो पता लगा कि सिर्फ 7, ओनली 7 क्वांटिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फंडामेंटल। बस 7 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल बना दीजिए और आप पूरी वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट के इवेंट्स को डिफाइन करना शुरू कर दीजिए उससे। इट इज़ पॉसिबल। आज तक तो हो ही रहा है, मतलब दुनिया में आज तक तो हो ही पा रहा है। तो अब ये तुरंत ही समझने की कोशिश करते हैं भाई ये 7 कौन सी हैं। तो 7 ये जो वह हैं जो ये आपको मालूम ही है, क्योंकि ये बेसिक हैं, बहुत पहले से आप दुनिया में चल रही हैं। क्या? लेंथ हो गई, मास, टाइम, करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसको टेम्परेचर भी कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको कि मोल कहते हैं आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसके बारे में आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे 12th में। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में
कि इसके बाद कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या हो गई भाई, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसी के साथ रिलेटेड एक बात आती है यूनिट की। यूनिट क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। क्या, एक हाथी और एक चूहा। सिंपल सा एग्जांपल, एक हाथी एक चूहा। तो हाथी और चूहे का एग्जांपल कैसे लिया जाएगा कि एक हाथी है मान लीजिए और एक चूहा है आपके पास। अब सवाल ये किया जा रहा है कि हाथी चूहे से कितना ज़्यादा भारी है, कितने टाइम्स भारी है। तो ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए कि एक हाथी एक चूहे से कितने टाइम्स भारी है। तो एक काम करते हैं सिंपल सा, चूहे को 1 यूनिट ले लेते हैं, चूहे को यूनिट मान लेते हैं अपनी मेजरिंग के लिए, कि एक वेइंग बैलेंस ले लेंगे, उसमें लेफ्ट साइड में हाथी रख देंगे और राइट साइड में चूहे रखते जाएंगे। तो चूहा इज 1 यूनिट हो जाएगा, 1 चूहा इज 1 यूनिट। और फिर नाप के देख लेते हैं कि कितने चूहे आते हैं हाथी के लिए, एक हाथी को बराबर करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में हाथी को चढ़ा दिया वेइंग बैलेंस के, और बड़े से वेइंग बैलेंस में दूसरे साइड में हाथी चूहे रखने शुरू किए। दूसरे साइड में चूहे रखने शुरू किए, करिए किए, पाया कि 2 लाख चूहे रखने पड़े, तब वो हाथी का वेट बैलेंस हुआ। तो अब भाई इसका मतलब कि 1 एलिफेंट इज इक्वल टू 2 लाख चूहा, 2 लाख यूनिट चूहा हो गया। आ गया समझ? क्या ये सही है? लेकिन नहीं, तुरंत ही आपको भी समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो हुआ कुछ यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ? ये जो चूहे हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ये सारे चूहे क्या एक ही वेट के हैं? तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भाई। 2 लाख चूहे चाहिए थे नहीं हमारे पास। कुछ हमने यूएसए से मंगवाए, बड़े बड़े चूहे आए वहाँ से। कुछ हमने उड़ीसा से मंगवाए, वहाँ बेचारे कमज़ोर कमज़ोर चूहे थे। तो हमने रखे थे सबको, लेकिन 1 यूनिट मान के रख दिया है। तो इसका मतलब है इसी एलिफेंट को, इसी हाथी को मैं आज के दिन में ही अगर यूएस ले जाऊं तो उसका वहाँ भारी भारी चूहे हैं, तो वहाँ कम चूहों में इसका वजन हो जाएगा। और उड़ीसा लेके आऊँ तो हो सकता है 2 लाख से भी ज़्यादा चूहे लग जाएं, 2 लाख से ज़्यादा लग जाएं। तो ये बात गड़बड़ हो गई थोड़ी सी अब। क्यों? क्योंकि जो यूनिट हमारी है वही वेरी करती जा रही है। तो ये यहाँ पे बात आती है कि तुरंत की इशू यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबिलिटी का। तो यानी यूनिट जो इनवेरिएबल होनी है वो नहीं हो पा रही है। अगर इनवेरिएबल नहीं होगी तो हर जगह उसका अलग वेट आएगा, हर जगह उसका अलग मास आता रहेगा, तो पूरी बातचीत गड़बड़ होती जाएगी। तो इसका मतलब हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए मास को डिफाइन करने के लिए, जो कि इनवेरिएबल होना चाहिए। पहली बात तो वेरी ना करे, और दूसरी बात वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। मान लें कि अगर मैं उसी हाथी को लेके अभी दिल्ली चला जाऊं, तो मुझे दिल्ली में एक यूनिट अगर मैं मांगूं कि भाई यूनिट कहाँ है, वो जिसके बारे में बात हो रही थी जो इनवेरिएबल है, तो मुझे कहा जाएगा ये है वो यूनिट, भाई दिल्ली राजधानी है तो यहाँ तो मिल गई आपको यूनिट। फिर आप कहें कि अब मैं टोक्यो में जा रहा हूँ और टोक्यो में उसी हाथी को लेके जा रहा हूँ, अब वहाँ मैं कहूँ वही यूनिट मुझे फिर चाहिए, तो वहाँ भी वो यूनिट एक्सेसिबल होनी चाहिए। वही यूनिट एग्जैक्टली जो दिल्ली में मुझे मिली, वही यूनिट मुझे हर जगह मिलेगी। मैं चांद पे भी चला जाऊं तो भी मुझे वही यूनिट मिले। इनवेरिएबल और एक्सेसिबल, ये यूनिट की खास बातें होती हैं कि यूनिट इनवेरिएबल होनी चाहिए और एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल होगी कब? जब, और इनवेरिएबल और एक्सेसिबल कब होगी? जब पूरी दुनिया उसे मान लेगी। हर जगह वही एक सिस्टम मान लिया जाएगा कि भाई ये सिस्टम है और मास में, इस सिस्टम में मास को की यूनिट ये है, हर जगह इसको मान लीजिए, तो इनवेरिएबल और एक्सेसिबल होनी शुरू हो जाएगी। एक्सेसिबिलिटी के लिए बेसिकली उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है। आगे 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 बढ़ेंगे और वो बात करेंगे जब स्टैंडर्ड ऑफ मास की बात आएगी। तो अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कि पहले से कैसा इतिहास में क्या हुआ है, तो हिस्टोरिकली 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आई, जिसमें एक्सटेंक्ट भी हो गए। 4 सिस्टम आई बेसिकली मोटे मोटे, जिसमें एक्सटेंक्ट भी हो गए। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 3 सिस्टम्स, यहाँ पे 4 सिस्टम्स लिखा होना चाहिए, ये 3 गलत लिखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम्स क्या हैं। ये 3 की जगह 4 लिखा होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। 4 सिस्टम्स हैं। कौन कौन से 4 सिस्टम्स? अच्छा ये बात कर लेते हैं। तो एक था MKS या MKSA सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम। तो MKS सिस्टम क्या था? MKS जो है शॉर्ट में कहा गया मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। MKS सिस्टम इज शॉर्ट फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, जिसमें कि लेंथ की यूनिट मीटर, किलोग्राम वेट की यूनिट, मास की यूनिट और टाइम की यूनिट सेकेंड।
और इन्हीं से सारी यूनिट्स डिफाइन कर ली जाती थी, डिराइव करी जाती थी। तो ये 3 बेसिक यूनिट्स थी एमकेएस सिस्टम में, 3 ही बेस यूनिट्स बनाई थी उन्होंने उस समय तक। ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो चुका है। और अच्छा, इसमें क्या था कि इसका कवरेज जो है मैकेनिक्स और कॉमर्स से ज़्यादा का कवरेज इसका था नहीं। उस समय जो है फिजिक्स की मेन ब्रांच जो है मैकेनिक्स ही थी जिसके ऊपर रिसर्च हो रही थी। तो उस समय मास, लेंथ, टाइम, इन सब की ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसीलिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड को डिफाइन कर लिया गया था। और कॉमर्स में तो ऑब्वियसली पड़ी रही थी, जैसे हाथी और चूहा, आटा तौलना है, दाल तौलनी है, चीनी तौलनी है, तो इसके लिए वेट्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो कॉमर्स में भी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी कि कपड़ा है कितने मीटर कपड़ा, कॉमर्स में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। तो उसी के लिए उस टाइम में एमकेएस सिस्टम को निकाला गया था कि ये सिर्फ बेसिक काम करने के लिए था। तो इसमें इसीलिए 3 बेस यूनिट्स ही थी, 7 जो टोटल हम जानते हैं आज की तारीख में वो नहीं थी, सिर्फ 3 बेसिक यूनिट्स थी इसमें। तो और इसमें कुछ डिराइव्ड यूनिट्स ऑब्वियसली जैसे हर सिस्टम में बनती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी थी। उनके नाम थे, फोर्स के लिए न्यूटन बोला करते थे, जूल एनर्जी के लिए बोलते थे। ये जो है जो आज का एसआई सिस्टम जो कि फॉलो हो रहा है दुनिया में, उससे मैचिंग है ये। अच्छा, इस सिस्टम में एक चीज़ जो हिस्टोरिकली जानने वाली है वो यही है कि यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस वॉज फॉरबिडन। प्रीफिक्सेस आप नहीं यूज़ कर सकते थे एक्सेप्ट किलो, किलोग्राम में जो किलो होता था वो यूज़ करना अलाउड था, अदरवाइज आप नहीं यूज़ कर सकते थे। मिलीग्राम नहीं लिख सकते थे, आपको 0.0001 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। मिलीग्राम नहीं लिख सकते आप, इतना किलोग्राम ही लिखना पड़ेगा आपको। प्रीफिक्सेस के यूज़ अलाउड नहीं थे। फिर इसके बाद जो है एमकेएसए सिस्टम आया, इनका एक थोड़ा सा इन्होंने इसमें ऑगमेंटेशन किया, बढ़ाया। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को। तो एमकेएस से एमकेएसए बढ़ा दिया। तो ए क्या बढ़ा? ए बढ़ा एम्पियर, क्योंकि उसके बाद जब समय आगे बढ़ा तो जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ऊपर भी रिसर्च होने लगी, उसके ऊपर भी साइंस आगे बढ़ने लग गई। तो फिर ये लगा ये सिस्टम तो गायब हो जाएगा, हमारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एम्पियर नाम का एमकेएसए सिस्टम बना दिया एम्पियर बढ़ाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो ब्रांचेज हैं उनमें जो इवेंट्स हो सकते हैं उसको भी ये सिस्टम डिफाइन कर ले। ये सिस्टम यूज़ हो रहा था फ्रांस और यूरोप में। उसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे एक्सटिंक्ट ही हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पा रहे थे। फिर था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या था? ये जहाँ ब्रिटेन का राज चल रहा था, ब्रिटिश का, जहाँ पे जो कंट्रीज़ ब्रिटेन के अंडर में आती थी, ब्रिटेन रूल के अंडर में, वहाँ पे एफपीएस सिस्टम चल रहा था। इसमें लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए टी, टाइम सेकंड्स में। फुट, पाउंड और सेकंड एफपीएस सिस्टम था। और ये जैसे जैसे ब्रिटिश रूल जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ था, उसका जब ब्रिटिश रूल हटा तो ये सिस्टम भी हट गया। फिर इसके बाद बात आती है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या था भाई? सीजीएस सिस्टम इज़ शॉर्ट फॉर सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। तो ये 3 बेस यूनिट्स थी सीजीएस सिस्टम की, सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम सेकंड में। इससे डिराइव्ड यूनिट्स जो इनकी हुआ करती थी वो थोड़ी सी अलग थी एसआई सिस्टम से। जैसे इनकी जो है फोर्स में, ये फोर्स के लिए बोलते थे क्या? डाइन। फिर एनर्जी के लिए बोलते थे अर्ग। ये एसआई यूनिट्स के सिस्टम बराबर नहीं हैं, ये अलग यूनिट्स हैं। तो अब एसआई सिस्टम इसके बाद आएगा, तो एसआई सिस्टम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबा हो रहा है लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं आप जब मैं पोस्ट करूँगा उसे। और कहना मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा इस पूरी बातचीत में कि अगर कोई कमी आपको कहीं लगता है, स्टैंडर्ड में कोई कमी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा जैसे भी चाहते हैं। और जो भी टॉपिक्स अगर चाहते हैं इंक्लूड किए जाए तो इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और बस अगर आपको लगता है मैंने आपका यहाँ तक आके टाइम नहीं वेस्ट किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स इट, एंजॉय।